नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है रिवीजन बूस्टर। रिवीजन बूस्टर पशु परिचर के साथियों के लिए रामबाण क्लास साबित होगी और प्रश्न बनने वाले हैं अपने यहाँ से। कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ऐतिहासिक घटनाओं में क्या पढ़ना है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ चुकी है अपनी अब बिल्कुल नज़दीक। 1 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो अब थ्योरी पढ़ने का तो कोई ज़्यादा सेंस है नहीं है। तो आपको जो है अब या तो रिवीजन वाली क्लासें ही देखनी चाहिए। तो ये रिवीजन बूस्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये जो नोट्स हैं ये आपको मैं बता दूँ कि GGD यानी कि गौरव ज्ञान धारा, आप सभी जानते होंगे गौरव सिंह घाणेराव सर को। उनकी लेखनी है ये, और उन्हीं की बुक है GGD वन लाइनर। उनसे मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक घटनाओं को आप तो जानते ही हैं, उनकी लेखनी कितनी बेहतरीन होती है। तो बहुत ही बढ़िया लेखनी है, और समय सारणी इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल समय के अनुसार जो है टाइम पीरियड के अनुसार सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। और करते हैं अपना रिवीजन। क्लास नंबर 1 है ये रिवीजन बूस्टर की आपके लिए, ठीक है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपने जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, और जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक शेयर ज़रूर करें, और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। आप शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के जो टॉप 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन आप देख लेना, वहाँ से मिलेंगे आपको करंट अफेयर से। तो आप एक बार उनको देखा करो, और वहाँ से आपको जो है बहुत ही मतलब फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया शॉर्ट्स दी जाती हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के बजाय आप यहाँ पर शॉर्ट्स देखें, ठीक है। तो चलिए साथियों, करते हैं शुरू, और आ जाइए। तो ऐतिहासिक घटनाओं में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, ठीक है। क्या छोड़े क्या पढ़े, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सब कुछ जो डाटा दिया गया है, ये सब कुछ पढ़ना है ना। तो बेहतरीन तरीके से करेंगे अपन शुरू। चलिए, जूम हो गया। अब देखते हैं, करते हैं शुरू अपने अभिलेख और स्थान व समय काल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वसंतगढ़ सिरोही। अब इसमें समझाना तो कुछ है नहीं, देखो जिसको पढ़ना था वो जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब बस आप इनको क्या करना है, फास्टली रिवीजन करना है। तो फास्टली रिवीजन के लिए आज की क्लास में बताऊँ आपको, आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसमें अपन कितने बहुत सारे पेजों को कवर करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे इधर इस तरीके से एक ही क्लास में सारा कुछ अपन इन घटनाओं के बारे में इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चिंता नहीं करनी, इसीलिए तो इसको रिवीजन बूस्टर कहा गया है। रिवीजन करना है, ना कि अपन को थ्योरी को समझना है, कोई कहानी पढ़नी है, ठीक है। तो रिवीजन साथ में करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बसंतगढ़ सिरोही, इस प्रकार मेरे साथ साथ आप पढ़ते चलिए। बिजोलिया लेक भीलवाड़ा कब मिला? 1170 ईस्वी में। चिरवा का शिलालेख उदयपुर 1273 ईस्वी। श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर 1428। रणकपुर प्रशस्ति लेख पाली 1439 ईस्वी। वीठू लेख पाली। अचलेश्वर शिलालेख माउंट आबू 1287। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी। चलिए, इसी प्रकार से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है अपन को, और इसमें ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम लेने का समय तो अब बचा ही नहीं है मेरे दोस्त। अब बस पढ़ना है। राज प्रशस्ति राजसमंद 1676 ईस्वी समय रहा इसका। जूनागढ़ प्रशस्ति की बात करें तो बीकानेर 1594 ईस्वी। घटियाला शिलालेख फालोदी 861 ईस्वी। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ 713 ईस्वी। तो सीधा सीधा आपसे जो है सन भी पूछी जा सकती है और स्थान भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही याद रखनी है। वर्नाला अभिलेख गंगापुर सिटी वर्नाला अभिलेख 227 ईस्वी। एक लिंग शिलालेख उदयपुर, एक लिंग महादेव आप सभी को ज्ञात है, तो 1488 ईस्वी में मिला।
वर्ली या फिर कहे वडली, वडली का शिलालेख केकड़ी में 1443 ईस्वी। और रसिया की छतरी का शिलालेख मिला अपने को, रसिया की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो शिलालेख भी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में 1274 ईस्वी। वुचकला, वुचकला अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण 815 ईस्वी। कहाँ? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में बिलाड़ा, बिलाड़ा में आपका वुचकला अभिलेख और 815 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना टॉपिक क्या है, ये इस प्रकार से अपन को सारणी दी हुई है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन। तो राजस्थान के विभिन्न राज्यों में रियासतों की स्थापना अपन को देखनी है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है अपना, सीधा सीधा प्रश्न क्या बनता है कि स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इस प्रकार से प्रश्न आपसे बनता है। तो सीधा राज्य दे रखा अपन को, राज्य, उसके बाद संस्थापक, फिर आपका वंश वर्ष कि कब इसकी स्थापना हुई, और फिर अपना जो वंश दे रखा है कि यहाँ पर कौन से वंश ने शासन किया। तो बात करते हैं, पहला ही अपना प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के संस्थापक प्रताप सिंह, पैसे प्रताप, पैसे प्रताप सिंह, नाम पे ही अपना संस्थापक, यानी कि प्रताप सिंह के नाम पर ही प्रतापगढ़। ठीक है। 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, और गोहिल वंश। शाहपुरा की बात करें तो 7 से शाहपुरा और 100 से सुजान सिंह ने शाहपुरा के संस्थापक सुजान सिंह 1631 ईस्वी में। और बात करें तो वंश की गोहिल वंश हो जाएगा। फिर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में गोहिल संस्थापक था मेवाड़ का 566 ईस्वी, गोहिल वंश। तो गोहिल वंश अपने मेवाड़ में हो गए। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगर पृथ्वी सिंह संस्थापक थे, डूंगरपुर के पृथ्वी सिंह संस्थापक थे। तो डूंगरपुर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पृथ्वी सिंह हो जाएंगे 1527 ईस्वी में। ठीक है, गोहिल वंश हो जाएगा। बागड़ की बात करें तो बागड़ के समर सिंह थे। बागड़ के संस्थापक कौन थे? समर सिंह थे। कब थे? तो ये 1178 ईस्वी में, गोहिल वंश। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा के जगमाल सिंह हो जाएंगे। बांसवाड़ा के जगमाल सिंह 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा की स्थापना की। गोहिल वंश हो जाएगा यहाँ पर। शाकंबरी में आपके जो है चौहान आ जाएंगे। वासुदेव ने इसके संस्थापक थे। तो शाकंबरी के चौहानों के संस्थापक कौन थे? और शाकंबरी के राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। कब? 551 ईस्वी में। कौन? चौहान। कौन हो जाएंगे? चौहान हो जाएंगे सब, चौहान। ठीक है। शाकंबरी। रणथंभौर के आपके गोविंदराज हो जाएंगे। पृथ्वीराज तृतीय के बाद में गोविंदराज। जब पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार गए तो गोविंदराज जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, ये रणथंभौर चले गए थे। और वहाँ पर जाकर इन्होंने जो है 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक ये हुए। ठीक है, चौहान हो गए साहब। जालौर की बात करें तो कीर्तिपाल कीतु चौहान 1181। कीतु चौहान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जालौर के कीर्तिपाल कीतु चौहान 1181। नाडौल के लक्ष्मण 969 ईस्वी में चौहान हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन बूंदी की। बूंदी से आपके कौन आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं भाई, बूंदी में आपके देवी सिंह हाड़ा आ जाते हैं। 1241 ईस्वी में संस्थापक हुए देवी सिंह हाड़ा चौहान यहाँ पर जो है शासन किया करते थे बूंदी। अब बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही में आपके देवड़ा चौहान सिरोही के। संस्थापक कौन? रावलुम्बा जी। सन 1311 ईस्वी में रावलुम्बा ने जो है सिरोही की स्थापना करी। देवड़ा चौहान यहाँ के वंश था। बात करें कोटा की तो कोटा के माधो सिंह। कोटा के कौन? माधो सिंह। कोटा के कौन? माधो सिंह 1631 ईस्वी में हाड़ा चौहान कहलाए। कोटा के हाड़ा थे। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इधर हाड़ौती क्षेत्र था, हाड़ा कहलाए। जबकि सिरोही और की तरफ देवड़ा कहलाए चौहान। इसी प्रकार अपन बात करते हैं मारवाड़ की। तो मारवाड़ के रावसिंह, मारवाड़ के संस्थापक कौन थे? रावसिंह 1240 ईस्वी, राठौड़। बीकानेर के संस्थापक रावविका 1465 ईस्वी में, राठौड़ कहलाए। किशनगढ़ के संस्थापक किशन सिंह। कब? तो 1609 में। ठीक है, किशन राठौड़।
अब बात कर लेते हैं अपन आमेर की। ठीक है, तो चलिए आमेर की बात करें। आमेर के संस्थापक थे दुल्हे राय, और सन की बात करें तो 1137 ईस्वी में 1137 में दुल्हे राय ने आमेर की स्थापना करी, संस्थापक कहलाए, और कछवा यहाँ पर थे। अलवर की बात करें तो अलवर के प्रताप सिंह संस्थापक 1774 ईस्वी में, कछवा थे, बिल्कुल साहब। जैसलमेर में राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना करी, कब? तो संस्थापक ये 1155 में बने, तो राव जैसल ने जैसलमेर के संस्थापक हुए। ठीक है, 1155 भाटी राजवंश था यहाँ पर। बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर के थे चूड़ामन, जो कि 1713 ईस्वी में जो है इन्होंने स्थापना करी, और जाट वंश यहाँ पर था। बात करते हैं झालावाड़ की, तो झालावाड़ के तो मदन सिंह थे। झालावाड़ के कौन थे? मदन सिंह, 1838 ईस्वी में। और झालावाड़ के जो है वंश की बात करें तो झाला वंश था। टोंक की बात करते हैं तो टोंक में अमीर खां पिंडारी जी थे संस्थापक, और 1817 ईस्वी सन हो जाएगी, और वंश कौन सा हो जाएगा? पिंडारी वंश। बात करें करौली के थे विजयपाल जी। करौली के कौन थे? विजयपाल जी। या 1040 ईस्वी की सन की बात है, और यादव वंश यहाँ पर पनपा था। ठीक है चलिए मेरे भाई, इसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। आप जल्दी जल्दी पढ़े, क्योंकि रिवीजन बूस्टर का मतलब ये है, अगर आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई है तो आपको जो है तुरंत चीज़ें याद हो रही होंगी। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं अपने चौहान वंशावली को। एक बार चौहान वंशावली को ढंग से आप जो है एक बार देख लें, यही है रिवीजन बूस्टर। तो बात करते हैं सांवर शाकंभरी के चौहान। संस्थापक कौन थे? वासुदेव, जो कि अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं। सांवर के शाकंभरी के चौहानों काल की बात करें समय की, तो 551 ईस्वी। अच्छा, सांवर वर्तमान में कहाँ है? तो सांवर जो वर्तमान में है, सांवर वर्तमान में कहाँ है? सांवर वर्तमान में अपने जयपुर ग्रामीण में है। सांवर वर्तमान में कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। और शाकंभरी के चौहानों का जो उल्लेख मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है अपने बिजोलिया शिलालेख में। कहाँ मिलता है? बिजोलिया के शिलालेख में जो है इनका उल्लेख मिलता है। शाकंभरी के चौहान से जो है निकलती है अपनी शाखाएं, एक तो नाडौल के चौहानों की और एक अजमेर के चौहानों की। नाडौल के चौहान लक्ष्मण, यानी कि ना से नाडौल और ल से लक्ष्मण। याद रखिएगा, नाल 960 किलो की उठानी है। नाल होती है ना, पहलवान टाइप के जो लोग होते हैं उनके पास देखना आप, जो एक पत्थर की नाल बनी होती है, वो पत्थर की चाकी टाइप में है ना, तो उसको नाल बोलते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, नाल कितने की उठानी है, कितने केजी की? तो 960 केजी की उठानी है नाडौल में जाकर। तो नाडौल में नाल कितने किलो की उठानी है? 960 केजी की। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा नाडौल, और ले से हो जाएगा लक्ष्मण, और 960 से 960 ईस्वी इसका समय काल था। ठीक है, आमेर के चौहानों की बात करें तो अजमेर के चौहान की बात करें तो इनके संस्थापक अजमेर के थे अजयराज, जो कि इनका समय था 1113 ईस्वी। ठीक है, फिर अजयराज से अपने यहाँ पे जो है 1113 के बाद में इधर अजमेर से रणथंभौर के चौहान गोविंदराज निकला 1194 ईस्वी में। और इधर अपन नाडौल से जो है 2 शाखा निकलती है। नाडौल से एक तो बूंदी के चौहान निकलते हैं, और एक आपकी जालौर के चौहान। तो जालौर के चौहान कीर्तिपाल कीतु चौहान 1181 ईस्वी, अभी आप पढ़ के आ रहे। और बूंदी के चौहानों की बात करें तो संस्थापक कौन थे? देवा हाड़ा। बूंदी में कौन थे? हाड़ा वंश था। काल की बात करें तो 1241 ईस्वी। फिर अपन जो है जालौर से सिरोही के चौहान निकलते, सिरोही यानी कि सिरोही के संस्थापक कौन थे? राव लुम्बा। समय की बात करें तो 1311। कैसे याद रखोगे? सिरोही के 1311 सीलू, यानी कि समय की बात करें 1311 यानी 1311 ईस्वी। सीलू यानी कि सी से सिरोही और लू से 1311 सीलू, सी से सिरोही, लू से लुम्बा, सिरोही लुम्बा।
ठीक है, ऐसे याद रखना। कोटा की बात करें तो कोटा के संस्थापक माधो सिंह थे। समय की बात करें तो 1631 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। अजमेर के शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किसे माना जाता है? तो अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किसे माना जाता है? तो अजय राज को जाना जाता है, अजय राज को माना जाता है। 1105 से 1133 तक ये रहे। वैसे क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो अजमेर के शाकंभरी चौहान के जो शाखा है उसका संस्थापक कब हुए, मतलब स्थापना कब की थी? तो 1133 आपको जवाब देना है, 1105 आपको नहीं देना है। ठीक है, 1133 याद रखना है। अजमेर नगर की स्थापना की बात करें तो 1113 ईस्वी में जो है अजमेर नगर की स्थापना हो गई थी। सॉरी, 1133 नहीं यार, वो गलत बोल गए थे अपन, 1113 याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? 1113। ठीक है, 1133 मैंने बोला था ना कि अजमेर शाकंभरी चौहानों के जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1113 ईस्वी में। ठीक है, और अजमेर नगर की स्थापना भी 1113 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहीं पे आपका जो है तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग से आपको याद आना चाहिए कि तारागढ़ दुर्ग में कौन रहे थे। तारागढ़ दुर्ग में रही थी रूठी रानी, आपकी रूठी रानी रही थी कि नहीं? और रूठी रानी का नाम क्या था? रूठी रानी का नाम क्या था? बताओ रूठी रानी का नाम। रानी रूठी रानी कौन? उमा दे। ठीक है, रूठी रानी उमा दे यहाँ पर रही थी। ठीक है, तो ठीक है, और इसी प्रकार आपको जो है एक ये नोट लगा के सर ने दिया है कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी स्थित है। तो तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में है, अजय दुर्ग इसको कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग भी इसको कहते हैं। ठीक है, और बूंदी में भी आपका तारागढ़ दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं जो मेन अपन सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है, जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय आ जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपन जान लेते हैं संपूर्ण डिटेल। ठीक है, आ जाइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 तक इन्होंने शासन किया। 92 में आप सभी को ज्ञात है कि मोहम्मद गौरी से युद्ध में ये हार गए थे। ठीक है, 92 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें। तो बात करते हैं इनकी माता। सीधा इनसे पृथ्वीराज चौहान से कई बार पूछा जा चुका है इनकी माता और पिता का नाम एग्जाम में, तो याद रखिएगा। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर था, और पत्नी यानी कि पत्नी या फिर आप कह सकते हैं प्रेमिका, नाम क्या था? संयोगिता। ठीक है, सेनाध्यक्ष कौन थे? भुवनमल जी, और चचेरा भाई नागार्जुन था। उपाधियों की बात करें तो उपाधियों से प्रश्न बनता है दल पुंगल की उपाधि दी गई थी इन्हें। दल पुंगल कैसे कहते हैं? विश्व विजेता को। किसे कहते हैं? विश्व विजेता को। राय पिथौरा इन्हें कहा गया था। राय पिथौरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, और हिंदू सम्राट से इन्हें नवाजा गया। तो इनकी उपाधि कौन सी थी? दल पुंगल, विश्व विजेता, राय पिथौरा, हिंदू सम्राट। दरबारी विद्वानों की बात करें तो पृथ्वीराज विजय इनके दरबारी विद्वान थे। बागेश्वर था, जनार्दन आशाधर थे, पृथ्वी भट्ट थे, विद्यापति गौड़ थे, और चंद्रवरदाई जिसे आप भली भांति परिचित हैं, ये भी इनके दरबारी विद्वान थे। और बात करें इनके जन्म की तो 1166 ईस्वी में अहिनल पाटन में, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। राज गद्दी कब संभाली? तो 1177 में इन्होंने जो है संभाल ली। मुख्यमंत्री की बात करें तो कदम्बास कैमास मुख्यमंत्री। और घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम था नाट्य रंभा। चाचा की बात करें तो इनके चाचा थे अपरगांगे, और भाई था हरिराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई का नाम क्या था? तो हरिराज था। चचेरा भाई कौन था? तो नागार्जुन था। चचेरा भाई कौन था? नागार्जुन था। भाई कौन था? हरिराज था। चाचा कौन था? अपरगांगे था। घोड़ी कौन थी? नाट्यरंभा। मुख्यमंत्री कदम्बास। जन्म 1166 गुजरात। माता कर्पूरी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संयोगिता, सेनाध्यक्ष भुवनमल। ठीक है, याद रखना। उपाधियों की बात करें, दलपुंगल, विश्व विजेता, राय पिथौरा, हिंदू सम्राट। चलिए, हो गया याद? ऐसे ही याद करते हुए बढ़ते हैं। पृथ्वीराज व परमर्दिदेव महोबा का शासक के वीर सेनापति आल्हा व उदल के बीच महोबा या फिर हम कहें तुमुल का युद्ध कब हुआ? तुमुल का युद्ध कब हुआ? तो 1182 में जो है महोबा तुमुल का युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दिदेव के बीच में। ठीक है,
अब बात करते हैं तराइन के प्रथम विद्युतीय युद्ध के बारे में। सबसे सरल, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। एग्जामर देता ही इसीलिए कि इसको सभी राइट करें। वो पूछता है इसको कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। 1191 और 1192 में मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, जबकि दूसरे युद्ध में जो है पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बनलैंडर को पढ़ना बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छी लग रही होगी क्लास, और पढ़ना भी आसान है। ठीक है, तो साथ में रिवीजन कैसा चल रहा है, अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो रणथंभौर के किस शासक के समय इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था? 1226 ईस्वी में रणथंभौर का कौन सा शासक था जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर? तो वो थे आपके बल्हन, यानी कि कहे बल्लन देव। या आपको बल्हन भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, या बल्लन देव भी देखने को मिल सकता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जहीन दुर्ग पर आक्रमण के समय यहाँ हमीर का जो सेनानायक था वो मारा गया था, वो कौन था? तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने जहीन दुर्ग पर आक्रमण किया था 1290 में, यानी कि जब रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले 1290 में जो है जलालुद्दीन ने जहीन दुर्ग पर आक्रमण किया था। जहीन दुर्ग पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है हमीर के सेनानायक थे हमारे गुरुदास सैनी जी। गुरुदास सैनी जी मारे गए थे। और फिर बात करते हैं अपन रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हुआ? तो 11 जुलाई 1301 को जो है रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी, कुफ्र कौन होता है? धर्म विरोधी होता है, का गढ़ मुस्लिम का हो गया। आज कुफ्र का गढ़ मुस्लिम का हो गया। यह कथन कई इतिहासकारों के अनुसार कहते हैं कि अमीर खुसरो ने कहा था, और कई कहते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखते हैं। आज कुफ्र का गढ़ मुस्लिम का हो गया, किस दुर्ग के लिए कहा गया, किस युद्ध के लिए कहा गया, या फिर कहे किसने कहा? तो ये इस प्रकार से आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन के अनुसार, अगर उसमें आए अलाउद्दीन तो आपको अलाउद्दीन करना है, अमीर खुसरो आए तो आपको अमीर खुसरो करना है। सामंत सिंह का पुत्र कानरदेव चौहान शासक बना, यानी सामंत सिंह का जो पुत्र था वो कानरदेव चौहान, वो शासक कब बना था? वो बना था आपके 1305 ईस्वी में। शिवाणा का साका होता है 1308 में। शिवाणा का साका कब होता है? 1308 में। और जालोर दुर्ग का साका होता है आपके 1311 में। 1311 में जालोर दुर्ग का साका होता है, और 1308 में जो है आपके शिवाणा का साका होता है। चलिए, तो जालोर दुर्ग का साका हो गया 1311 ईस्वी में। फिर बात करते हैं अपन नाडौल का वह शासक जिसने 1177 ईस्वी में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया था। तो वो कौन थे? 1177 ईस्वी में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, कीर्तिपाल केतु चौहान। केतु चौहान। तो 1177 ईस्वी में नाडौल के शासक थे कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने जो है सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया था। और इसी कीर्तिपाल चौहान ने, आपको याद होना चाहिए, इन्होंने ही 1181 ईस्वी में क्या किया? जालौर के संस्थापक हुए, जालौर की स्थापना करी 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल या कहे या फिर केतु चौहान भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं देवी सिंह का पुत्र जिसे इसने अपने शासनकाल में ही राजगद्दी सौंप दी, वो थे समर सिंह, जो कि 1243 में शासक बना था। 1252-53 में बलवन व इसके बाद अलाउद्दीन से संघर्ष करने वाला बूंदी का शासक समर सिंह ही था। कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना कब की थी? तो सुरजन चरित्र की रचना इस प्रकार से, तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर कि सुरजन चरित्र की रचना किसने की थी? तो कवि चंद्रशेखर ने की। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1578 ईस्वी में की, कब की थी रचना? तो 1578 में की थी। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ठीक है,
तो कवि चंद्रशेखर ने सृजन चरित्र की रचना की, और कवि की तो 1578 ईस्वी की। ठीक है। अपने पिता की याद में 1683 में बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? तो 1683 में आप सभी को पता है कि 84 खंभों की छतरी अपने पिता की याद में अनिरुद्ध हाड़ा ने बनवाई थी। किसने बनवाई? अनिरुद्ध हाड़ा ने बनाई। रानी जी की बावड़ी, या फिर कहे ये पिता की जगह अगर आपको जो है धावई लिखा आ जाए ना, तो याद रखिएगा यही है। अपने धावई की याद में 1683 में बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? तो अनिरुद्ध हाड़ा ने बनवाई थी। राव अनिरुद्ध भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो राव अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाधावती ने करवाया था। 1699 से 1700 के मध्य में जो है रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। राव अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती। ठीक है। तो नाथावती ने जो है रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और राव अनिरुद्ध ने क्या करवाया? राव अनिरुद्ध ने अपने पिता यानी कि अपने धावे की याद में 1683 ईस्वी में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी इन्होंने। ठीक है। भटवाड़ा के युद्ध की बात करें तो भटवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो भटवाड़ा का युद्ध हुआ था शत्रुसाल हाड़ा में माधो सिंह के मध्य, जयपुर के माधो सिंह के मध्य। ठीक है। याद रखना, शत्रुसाल हाड़ा और जयपुर के माधो सिंह के मध्य हुआ था। 1861 में हुआ था। 1861 सन याद जरूर रखिएगा। 1861 में माधो सिंह और शत्रुसाल हाड़ा के मध्य भटवाड़ा का युद्ध होता है। सिरोही के चौहानों की शाखा को स्थापित करने वाला शासक लुम्बा यानी कि राव लुम्बा चौहानों की किस शाखा से संबंधित था? किस शाखा से संबंधित था? तो ये था जालौर की देवड़ा शाखा से। सिरोही के जो चौहानों की शाखा का स्थापित की थी राव लुम्बा ने। ठीक है। तो ये किस शाखा से संबंधित थे? चौहानों की किस शाखा से संबंधित थे? ये थे जालौर की देवड़ा शाखा से। अब बात करें सिरोही की स्थापना की, तो देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान द्वारा सरणवा के पहाड़ों पर दुर्ग व 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर बसाया गया था। यानी सिरोही से पहले शिवपुरी नगर बसा था। क्या बसा? शिवपुरी नगर बसा 1405 ईस्वी में। शिवभान ने के पुत्र सहसमल ने शिवपुरी से ही 2 मील आगे 1425 ईस्वी में क्या बसाया? अपना सिरोही नगर। क्या बसाया मेरे दोस्त? सिरोही नगर। याद रखना है, सिरोही नगर। ठीक है। तो 1425 में सिरोही नगर की स्थापना हुई। ठीक है। किसने की? तो सहसमल ने की। किसने की? सहसमल ने की। सहसमल किसका पुत्र था? शिववाहन का पुत्र था। ठीक है। शिववाहन ने क्या किया? शिववाहन ने जो है 1405 में शिवपुरी नगर बसाया था। ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि करने वाला शासक था वो था हमारा शिव सिंह। संधि कब की थी? तो 1823 में संधि की, और शिव सिंह ने संधि की थी। संधि शिव सिंह, से संधि, से शिव सिंह, से सिरोही। ठीक है। से ऐसे याद रखना। ठीक है। चलिए, अब आपके सामने है पेश ट्रिक। गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गोहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने करी। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में। मेवाड़ की राजधानी व क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इनको जो है क्रम के अनुसार जमवाया जाता है क्वेश्चन में सीधा सीधा। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़ को कौन से नंबर पे जो है राजधानी बनाया था मेवाड़ की? तो इस प्रकार से। तो मेवाड़ की राजधानी और क्रम आपको याद रखना है, नागदा, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर और चावन। तो इसको याद कैसे करेंगे? क्रम से याद कैसे करेंगे? वैसे तो आपको याद है भाई, आपको याद है चावन, उदयपुर, नागदा, आहड़, चित्तौड़, लेकिन नहीं, इसको क्रम से याद रखना है। तो क्रम के लिए आपके सामने है ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक है। नाग की आँच से ऊंचे उठो, नाग की आँच से ऊंचे उठो, नाग की आँच से ऊंचे उठो। बोलो मेरे साथ, नाग की आँच से ऊंचे उठो। नाग यानी कि नागदा, नाग यानी नागदा की साइलेंट है। आँच से आहड़, नाग आहड़, नाग आहड़, जैसे चित्तौड़, और ऊ से उदयपुर, और जैसे चावल। ठीक है। तो समझ आ गया। नाग पहला, आ से आहड़,
च से चित्तौड़ हो गया आपका, उ से उदयपुर हो गया और च से आपका चावल हो गया। तो नाग के आँच से ऊँचे उठो, नाग के आँच से ऊँचे, नाग की आँच से ऊँचे, नाग की आँच से ऊँचे, नाग यानी नागदा, आ यानी आहड़, च यानी चित्तौड़, च से चित्तौड़ कर दिया, उ से उदयपुर और च से चावल अपन। जब आपको ऑप्शन मिलेगा ना तो आपको इतना याद होगा कि नाग के आँच से ऊँचे उठो, तो आप सीधा सीधा इसको करेक्ट करेंगे, कभी गलत कर ही नहीं सकते, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। लेकिन आपको याद रखना होनी चाहिए कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम क्या है, नाग की आँच से ऊँचे उठो। ठीक है, चलिए। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था? तो मौर्य वंश के शासक की बात करें जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था, तो वो थे हमारे मानमौरी जी। मानमौरी जो है मौर्य वंश के शासक थे और 734 ईस्वी तक थे। ठीक है, बप्पा रावल ने इन्हें जो है मृत्युदंड दिया था। ठीक है, बात करें भूतला उदयपुर में का युद्ध जो है जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। जयद्रथ सिंह, भूतला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। तो जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। कब हराया था? 1227 ईस्वी में। कब हराया था? 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध होता है। 1248 में सुल्तान 1200 और जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है? चलिए, 1248 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को हराने वाला शासक था जयद्रथ सिंह गोहिल। तो 1227 में जयद्रथ सिंह ने भूतला का युद्ध लड़ा, इल्तुतमिश को हराया। 1248 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को हराने वाला भी जयद्रथ सिंह गोहिल ही था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ की आप सभी को बात पता है, 1303। हाँ, रतन सिंह पद्मिनी का समय। ठीक है, चित्तौड़ का प्रथम व राजस्थान का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा, ये सिंपल है, सीधे हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303 को जो है होता है। चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शाखा होता है राणा हमीर। प्रथम शासक कौन था? चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो राणा हमीर था, आप सभी को पता है। राणा हमीर 1326 में, यानी 26 वर्ष बाद में ये जो है यहाँ पर आए थे वापस। ठीक है, तो राणा हमीर। चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन? राणा हमीर, 1326 से 64 तक रहे। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसने मालदेव सोनाग्रा के पुत्र जैसा और बनवीर को मारकर मेवाड़ की सत्ता हासिल की थी। लाखा के शासनकाल में जस्ते हुए चांदी की खान निकली, कहाँ से निकली? तो जावर यहाँ कहाँ है? सलुम्बर में। जावर सलुम्बर से जो है आपके जो है राणा लाखा के समय चांदी की खानें निकली थी। फिर आपको यहाँ पर नोट्स दिया गया है, नोट कि 19 नए जिले बनने के बाद जावर जो है सलुम्बर जिले में शामिल हो गया है। ठीक है, पहले जो है उदयपुर में आता था। अब बात करें महाराणा मौकल का शासनकाल, क्योंकि लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, आप सभी को याद है, महाराणा मौकल को राजा बनाया गया था। हंसाबाई ने जो है इस राणा लाखा से विवाह किया। ठीक है, वैसे विवाह तो होना था कुंभा से, सॉरी कुंभा नहीं, अपने जो हंसाबाई का विवाह होने वाला था वो थे अपने मेवाड़ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं रावचुंडा जी। ठीक है, तो अच्छा चलिए लाखा जी के बारे में बात करते हैं अपन कि लाखा के शासनकाल में आप सभी को ज्ञात है कि जावर से जो है जस्ते और चांदी की खानें निकली थी। तो उदयपुर में मैं बताऊं आपको, तो उदयपुर में जावर की चांदी की खान लाखा के समय खोजी गई थी। और वहीं पर आपको जो है पिछोला झील याद होनी चाहिए। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था छीतर बंजारे ने। पीछू बंजारा कह सकते हैं आप या छीतर बंजारा आप कह सकते हैं। और जो हंसाबाई थी ये मारवाड़ के रणवल की बहन थी। रणवल राठौर आप सभी को ज्ञात है। तो मारवाड़ के रणवल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, क्योंकि उसी के लिए आई थी। लेकिन कुछ परिस्थिति बस यह विवाह जो है लाखा के साथ संपन्न हो गया और विवाह की शर्त ये रखी गई थी
कि मेवाड़ राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, रावचुंडा नहीं होगा। अतः फिर रावचुंडा ने भी जो है भीषम प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सिंहासन ग्रहण नहीं करूँगा, ठीक है। ग्रहण न करने व हंसाबाई के होने वाले पुत्र मोकल, जो अपना मोकल है, राणा मोकल जी, इनकी पूरी सहायता करने का वचन दिया था। इसीलिए रावचुंडा ने फिर उस वचन को निभाया था, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का भीषम पितामह कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करें मोकल की, तो मोकल जो है आपके जो है बहुत ही कम एज में 1421-33 में आपका जो है 1421 में ये वो बन गया था शासक, यानी कि 12 वर्ष की एज में ही ये शासक बन गया था राणा मोकल, ठीक है। राणा मोकल ने 1433 में जिलवाड़ा का युद्ध लड़ा था, ठीक है। शासनकाल रहा 1431 से 33 तक मोकल का, ठीक है, 21 से 33 तक। फिर बात करें जिलवाड़ा के युद्ध की, तो जिलवाड़ा का युद्ध 1433 में होता। मोकल और अहमद शाह के, अहमद शाह कौन, गुजरात का था, इससे मोकल विजयी होता है, तो 1433 में मोकल विजयी हुआ। फिर आपका जो है सारंगपुर युद्ध की बात करते हैं अपन, तो सारंगपुर युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी जो कि मालवा का था, इनके मध्य होता है। कब होता है सारंगपुर युद्ध? 1437 ईस्वी में। कब होता है मेरे दोस्त? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, ठीक है। तो 1437 में आपका जो है सारंगपुर युद्ध हो जाता है, जिसमें अपने कुंभा की विजय होती है और मालवा का जो महमूद खिलजी था वो हारता है। उसके बाद में जब महमूद खिलजी हारता है तो फिर आपके जो है चंपानेर की संधि होती है, आप सभी को पता है। चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो ये मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो 1456 में कुंभा के विरुद्ध संधि हुई थी। ये कुंभा को किसी भी प्रकार से हराना है, लेकिन कुंभा ने इन दोनों को भी कूटा था, ठीक है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब बात करें कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था, जो ये पूर्ण हुआ था 1448 में, ठीक है। 1439 से 40 तक में जो है करवाया था और ये पूर्ण 48 में हुआ था। विजय स्तंभ के उपनामों से भी प्रश्न बनता है, तो ये आपको याद रखने हैं कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसको कहा गया, मूर्तियों का अजैब घर इसको कहा गया, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह इसे कहा गया और कीर्ति स्तंभ या फिर विष्णु ध्वज इसको कहा गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी विजय स्तंभ है। चलिए अब बात करते हैं अपन आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि होती है सोजत पाली में 1453 ईस्वी में। आंवल बावल की संधि कब होती है? 1453 में सोजत पाली में होती है, ठीक है। तो आंवल बावल संधि कब हुई थी? 1453 में सोजत पाली में हुई थी। फिर अपन आता है अपना खातौली यानी कोटा का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता आपका 1517 ईस्वी में। जब खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राणा सांगा की इसमें विजय होती है, ठीक है। सांगा और इब्राहिम लोदी की दोनों की जो है साम्राज्य विस्तार की जो लालसा थी, उसके कारण इन दोनों के बीच में 1517 में खातौली यानी कि कोटा, खातौली कहाँ पर है? कोटा में, तो वहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हुई और इस विजय के बाद में सांगा की जो प्रभुत्वता है उसमें जो है बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं बाड़ी धौलपुर, यानी कि 17 के बाद में तुरंत ही 1518 में आपका बाड़ी धौलपुर में बाड़ी नाम की जगह, वहाँ पर जो है युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। फिर से जो है राणा सांगा इब्राहिम लोदी को कूटता है। दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसने अपनी खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए इस उद्देश्य से ही अपने सेनापति था इनका, इब्राहिम लोदी का सेनापति था मियाँ हुसैन फरमुल्ली। कौन था सेनापति? सेनापति था मियाँ हुसैन फरमुल्ली, याद रखना, मियाँ हुसैन फरमुल्ली। और एक था मियाँ माखन। मियाँ हुसैन फरमुल्ली और मियाँ माखन दो सेनापति थे इसके। खातौली के युद्ध में इसको पीटा था राणा सांगा ने, ठीक है। सांगा ने पीटा था इब्राहिम लोदी को। तो क्या हुआ कि इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने, इसके दो सेनापति थे उस हुसैन फरमुल्ली और मियाँ माखन, इन दोनों को बाड़ी धौलपुर भेजा और जो है राणा सांगा से बदला लेने के लिए भेजा था कि उससे पीट के आओ। लेकिन राणा सांगा ने जो है
जो इनके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, राणा सांगा ने धौलपुर के समीप जो बाड़ी नामक स्थान है वहाँ पर इन दोनों को कूट के फिर भेज दिया। ठीक है, तो दोनों बार इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। चलिए अब बात करते हैं राणा सांगा जी के बारे में और डिटेल में, क्योंकि ठीक है। तो राणा सांगा का जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था रतन कंवर और मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1528 को हुई। और ये जगह याद रखिएगा, बसवा। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि राणा सांगा की मृत्यु किस जगह पर हुई, तो बसवा याद रखना है आपको। ठीक है, बात करें इनके पिता इनके रायमल थे और राज्याभिषेक हुआ था 1509 में मई में। ठीक है, समकालीन शासक की बात करें तो सिकंदर लोदी, बाबर, महमूद शाह गुजरात का, नसीरुद्दीन शाह मालवा का, राव गंगा मारवाड़ का। ठीक है, लड़े गए प्रमुख युद्ध की बात करें तो खातौली के युद्ध इन्होंने लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी को कूटा 1517 में। ठीक है, बाड़ी युद्ध, बाड़ी या फिर कहीं बाड़ी युद्ध है ना, तो बाड़ी युद्ध धौलपुर में 1518 में। इसमें आपके जो है इसने ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के जो सेनापति भेजे थे इब्राहिम लोदी ने खातौली युद्ध का बदला लेने के लिए, तो उनको कूटा था। कौन कौन थे? हुसैन फरमुल्ली और मियाँ माखन। ठीक है, फिर अपन बात करें युद्ध कौन सा है, तो ब्याना युद्ध और फिर खानवा का युद्ध। जब ब्याना युद्ध जो है आपके राणा सांगा ने अपने समकालीन जो लगभग सभी राजपूत शासकों की सेनाओं को संगठित किया और ब्याना दुर्ग है, दुर्ग से मुस्लिम सरदारों को खदेड़ा था। ठीक है, जिसमें दुर्ग का संरक्षक और सेनानायक मारा गया था, है ना। फिर आपका जो है खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है, तोपखाने और तुलगुमा पद्धति का जो है उपयोग किया था आपके बाबर ने, और राणा सांगा ने जो है ठीक है, तो और इसी में आपका जो है जिहाद का नारा दिया गया था बाबर की ओर से। ठीक है, युद्ध में उत्साह बढ़ाने के लिए सैनिकों में। ठीक है, बात करें इनकी उपाधि के बारे में, उपाधि यानी उपनाम, तो हिंदू पथ इन्हें कहा गया, सैनिकों का भग्नावेश, सिपाही का अंश और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट इनको कहा गया। अच्छा, सैनिकों का भग्नावेश किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश। ये भी आपको याद रखना है कि किसने कहा था, तो कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, फिर बात करें ब्याना का युद्ध। ब्याना युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के मध्य में 16 फरवरी 1527 को। खानवा युद्ध बाबर सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 को, यानी 16 फरवरी फिर 17 मार्च, 16 फरवरी 17 मार्च, ब्याना खानवा। चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था आपके 1534-35 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, केसरिया किया था देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने, और जौहर किया था कर्मावती ने, जो कि कौन थी? सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था रतन सिंह द्वितीय, जो कि 1528 से 1531 तक रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, चलिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो हुआ था आपके, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 फरवरी 1568 ईस्वी में, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। और फिर बात करें अपन हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध अजमेर में हुआ था, उदय सिंह और हाजी खां पठान के युद्ध में। हाजी खां पठान थे नागौर के, और 1557 ईस्वी में, जिसमें उदय सिंह विजय रहता है। उदय सिंह ने बहुत ही बढ़िया युद्ध लड़ा था ये, मेरे हिसाब से तो उदय सिंह का बढ़िया युद्ध रहा है। बाकी उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, है ना। उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह ने ही की थी, 1559 ईस्वी में की थी, 1559 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1568 में हुआ था। केसरिया किसने किया था? तो जयमल और राठौर ने किया था। जयमल और फत्ता सिसोदिया और कलाजी राठौर भी यहीं पर थे। यहीं पर इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा गया था। आप सभी को ज्ञात है पूरी कहानी।
फुल गवर्नर जौहर किया था और ये हुआ था आपके 1568 में। उदय सिंह यहाँ से चले गए थे इनको जो है किले को सौंप कर। फिर उदय सिंह की मृत्यु होती है आपके 28 फरवरी 1572 को गोविंदा में। अब बात करेंगे अपन महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे साथियों, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है और अपने यहाँ पर देखो अपन जो क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये शाम का टाइम है, तो अभी पास में एक मंदिर है, वहाँ पर आरती चल रही है। तो आपको मुझे लगता है कि आपको जो है आवाज़ वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होगी, इसलिए अपन क्लास को थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके फिर इसको जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने रिवीजन किया और बढ़िया किया, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आपको जो है यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर पीडीएफ उपलब्ध करवा दो, तो मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, करवा ही दूँगा, है ना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं महाराणा प्रताप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। कम से कम यार 1000 तो करवाओ, है ना, ठीक है। और अभी तो अपना जो है क्राइटेरिया, जो यूट्यूब का क्राइटेरिया रहता है वही पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम उसको तो करवाओ यार, ठीक है। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। धन्यवाद साथियों।